आज की वीडियो हमारी होने वाली है एंकल स्प्रेन के बारे में। तो एंकल स्प्रेन पढ़ते हैं हम। एंकल स्प्रेन, हमें पता है कि जो एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट इज अ वेरी अनस्टेबल जॉइंट जो कि मोस्टली डिपेंड करता है लिगामेंट्स के ऊपर कि वो उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। इसी वजह से अगर एंकल के अंदर कोई स्प्रेन आ जाता है तो चलना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेबिलिटी लूज हो जाती है उस जॉइंट की। अब एंकल स्प्रेन दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रोनेशन और इवर्जन स्प्रेन, और दूसरा होता है सुपिनेशन और इन्वर्जन स्प्रेन। प्रोनेशन आप ऐसे याद करो कि इवर्जन को प्रोनेशन कहते हैं। इसको याद करने के लिए आप अपने हाथ को और अपने पैर को साथ में रखो, और जब आप अपने फोर आर्म की प्रोनेशन करोगे देन यू विल नोटिस कि जिस टाइम पे प्रोनेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में फुट की इवर्जन होती है, एंड इफ हम सुपिनेशन करेंगे तो उसी डायरेक्शन में फुट की इन्वर्जन होगी। ओके, सो प्रोनेशन और इवर्जन स्प्रेन मतलब कि अगर एक्सेसिवली जोर से प्रोनेशन हो जाए हमारे फुट की, एंकल की, तो लिगामेंट टियर हो सकता है, उसकी वजह से ये वाला स्प्रेन आ सकता है। लेकिन ये कब होता है? जब आपका पैर फिक्स्ड हो फ्लोर के ऊपर और एकदम से टिबिया के अंदर, टिबिया मीन्स योर नी जॉइंट वाली जो बोन है उसमें एकदम से इंटरनल रोटेशन हो जाए, तब प्रोनेशन स्प्रेन आ जाता है। Now this injury can be serious as it can cause fracture. Obviously ये फ्रैक्चर कॉज कर सकती है, avulsion फ्रैक्चर, क्योंकि अगर लिगामेंट टियर होगा तो ये हो सकता है कि लिगामेंट साथ में चिप ऑफ बोन लेकर भी निकल जाए, तो ये फ्रैक्चर कॉज कर सकती है। जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अब अगर डेल्टॉइड लिगामेंट के अंदर इंजरी होती है एंड टिबियोफिबुलर एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के अंदर इंजरी होती है, तो दोनों के अलग अलग इंजरी होती है, तो इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ओके, अगर एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ एंकल के ऊपर इंजरी होती है तब हम उसे मानते हैं कि टिबियोफिबुलर लिगामेंट पे इंजरी हुई है। बट अगर यही इंजरी मीडियल मेल्यूलस के पास होती है तो हम कहते हैं कि डेल्टॉइड पर इंजरी हुई है। ये फोटो आप देख सकते हो, जैसे इसकी मेल्यूलस के पास इंजरी है तो ये डेल्टॉइड की इंजरी हो रखी है, इसमें डेल्टॉइड लिगामेंट इसका रप्चर हो रखा है, एंड यू कैन सी स्वेलिंग कितना ज्यादा पैर में टेंडरनेस और स्वेलिंग है, बिल्कुल यहाँ पे हमको दिख रहा है, रेडिशनेस हो रखी है। ओके, अब इसके अंदर पेशेंट के लिए वेट बेयरिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पेनफुल होती है और पैसिव मूवमेंट्स नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इस सिचुएशन में अगर पैसिव मूवमेंट्स करी देन लिगामेंट का और टीयर हो सकता है, बिकॉज लिगामेंट पहले से ही हाइपर मोबाइल है, उसमें पैसिव मूवमेंट्स करके तो लिगामेंट और ज्यादा रप्चर भी हो सकता है। नाउ दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स जो शो करेंगे कि कैसे इंजरी हो सकती है। प्रोनेशन की हमने बात करी, तो प्रोनेशन इस तरीके से हो सकती है, यहाँ से फ्रैक्चर हो सकता है, ये लिगामेंट टीयर हो सकता है। देन सुपिनेशन एंड प्रोनेशन अबडक्शन ट्रीटमेंट। तो इस जो ये वाला स्प्रेन है इसकी क्या ट्रीटमेंट है? सर्जरिकल, मतलब सर्जरी हो सकती है। सर्जरी तब होती है जब पूरे का पूरा लिगामेंट कंप्लीट टियर हो जाए, तब सर्जरी करवाते हैं। नहीं तो मोस्टली इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही होती है। एंड आफ्टर सर्जरी ऑल्सो द लिम्ब इज प्लेस्ड इन इमोबिलाइजेशन और प्लास्टर कास्ट फॉर 6 वीक्स। जो इसकी फर्स्ट एड होती है, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, वो राइस प्रोटोकॉल फॉलो करती है। ओके, सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें लिगामेंट को वापस से ज्वाइन किया जाता है। नाउ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑब्वियसली सबसे पहले राइस प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। राइस मींस फर्स्ट रेस्ट, रेस्ट बोला जाता है, देन आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द लिगामेंट। देन पेशेंट को एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि पेन कम हो जाए, और उसे इमोबिलाइज करके कास्ट में 4 to 6 वीक्स के लिए रख दिया जाता है। किसी भी तरह की पैसिव मूवमेंट्स नहीं करवाई जाती इस ड्यूरेशन में, बिकॉज और ज्यादा इंजरी हो सकती है। वाइल फिंगर्स की हल्की हल्की अगर एक्टिव मूवमेंट पेशेंट कर सकता है पेन फ्री रेंज में, तो उसको एनकरेज किया जाता है, बिकॉज वी डोंट वांट एन एडिमा टू कलेक्ट हेयर। नाउ ट्रीटमेंट मोबिलाइजेशन तब शुरू करवाई जाती है जब कास्ट रिमूव हो जाए, एंड 3 मंथ्स तक उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज वापस आ जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट इंजरी इज सुपिनेशन एंड इन्वर्जन स्पेन। सुपिनेशन इंजरी एकदम से
सडन एडक्शन इन्वर्जन फोर्स जब टिबिया पे लगती है, तो उसकी वजह से हमारी टिबिया जो है एक्सटर्नली रोटेट हो जाती है फिक्स्ड फुट के ऊपर, एंड हमारा फुट एकदम से इन्वर्जन में चला जाता है, जिसकी वजह से सुपिनेशन इंजरी होती है। नाउ इसके अंदर जॉइंट कैप्सूल के ऊपर ज़्यादा इंजरीज होती हैं, या फिर लेटरल लिगामेंट्स हैं जो, वो वाली जो थी वो मीडियल लिगामेंट्स पर होती थी मोस्टली, ये लेटरल पर होती है, एंटीरियो लेटरल पर। वो भी एंटीरियर थी, ये भी एंटीरियर है, बट ये एंटीरियो लेटरल है। दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फुट, जिसमें एक्सप्लेन किया है कि सुपिनेशन मूवमेंट कैसे होती है फुट की। तो ये सुपिनेशन मूवमेंट एक्सप्लेन कर रखी है। अब अगर इस मूवमेंट के अंदर एकदम से सडन जर्क लगता है ऊपर से, फुटबॉल खेलते हुए मोस्टली या कोई और स्पोर्ट करते हुए, तो लिगामेंट इंजरी होती है। और इनकम्प्लीट रप्चर, टियर और इनकम्प्लीट रप्चर एडक्शन इंजरी जो होती है वो इनसफिशिएंट होती है लेटरल लिगामेंट्स में कोई किसी भी तरह का स्ट्रेन या फिर टियर कॉज करने के लिए। नाउ टियर ऑफ एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट या फिर टेलोफिबुलर लिगामेंट्स, मतलब जो लिगामेंट टिबिया और फिबुला के बीच में है एंटीरियरली, एंड टेलस एंड फिबुला के बीच में है, उसको टेस्ट करने के लिए एंटीरियर डॉट टेस्ट किया जाता है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देकर उसकी हील को सपोर्ट कर दिया जाता है सैंड बैग के थ्रू। फॉर दिस पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाएगा, उसकी हील के नीचे एक पिलो प्लेस कर दिया जाएगा या फिर सैंड बैग, जिसकी वजह से उसकी हील थोड़ा सा हाई लेवल पर आ जाए। नाउ उसकी हील के ऊपर डाउनवर्ड स्ट्रेस लगाया जाएगा फॉर 30 सेकेंड्स। स्ट्रेस कहाँ लगता है? डिस्टल पार्ट ऑफ टिबिया के ऊपर उसका डाउनवर्ड स्ट्रेस लगेगा 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर रेडियोग्राफ लिया जाएगा। इस स्ट्रेस को लगाने के बाद अगर रेडियोग्राफ के अंदर लिगामेंट इंस्टेबिलिटी दिखती है, मतलब कि अगर टेलस और टिबिया के बीच का जो गैप है वो 6 मिलीमीटर से ज्यादा होता है, तब इसका ये मतलब होता है कि यस उसके लिगामेंट, किसी पेशेंट के एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट के अंदर इंजरी हो रखी है, देन इट इज पॉसिबल कि वो पैसिव डॉर्सिफ्लेक्शन अच्छी रेंज में हो जाए उसकी, एंड प्लांटर फ्लेक्शन भी, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन अच्छी रेंज में हो सकती है। लेकिन एडक्शन न्यूट्रल पोजीशन से शुरू करना उसके लिए बहुत ज्यादा पेन कॉज करेगा। उससे पता लगता है कि यस पेशेंट की टेलोफिबुलर लिगामेंट में इंजरी है। पेशेंट अपने लिम्ब के ऊपर हल्का सा वेट ले सकता है और डिफिकल्टी के थ्रू वॉक कर सकता है, लिम्पिंग गेट हो सकती है इस केस में। कंप्लीट रप्चर, नाउ से कंप्लीट रप्चर किससे होता है? अगर एडक्शन और इन्वर्जन फोर्स अप्लाई की जाती है, हो जाती है लेटरल लिगामेंट के ऊपर, एडक्शन एंड इन्वर्जन एंकल के ऊपर आ गया सीवियरली, तो लेटरल लिगामेंट रप्चर हो सकते हैं। नाउ इट इज पॉसिबल कि पैसिव रोम एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन और पैसिव प्लांटर फ्लेक्शन की अच्छी है एंड लेस पेनफुल है, लेकिन जैसे ही एंकल को एडक्ट किया जाता है विद द फुट इन प्लांटर फ्लेक्शन, फुट को प्लांटर फ्लेक्शन में रख के एंकल को एडक्ट किया जाता है, तो काफी ज्यादा पेशेंट को सीवियर पेन होती है, बिकॉज उसका कंप्लीट रप्चर हो रखा है कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट का। पेशेंट बिल्कुल भी बॉडी वेट अपने लिम्ब पर नहीं लेके ले सकता, एंड ऑल्सो ही हॉप्स रादर देन लिम्पिंग, वो हॉप करके चलता है क्योंकि वो अपने पैर को नीचे रख ही नहीं पाता। दिस इंडिकेट्स कि उसकी कंप्लीट इंजरी है। दीज आर द ग्रेड ऑफ इंजरी। नॉर्मल एनाटमी यहाँ पर दिख रही है एंकल लिगामेंट्स की। यहाँ पर अगर ग्रेड 1 है तो हल्का सा पार्शियल सा बिल्कुल टियर है, ग्रेड 2 में थोड़ा सा टियर है, बट ग्रेड 3 में इसका कंप्लीट रप्चर दिखा रखा है। ट्रीटमेंट, पार्शियल रप्चर के लिए कंजर्वेटिवली हमेशा यूज किया जाता है, लिम्ब को इमोबिलाइज कर दिया जाता है स्ट्रैपिंग के थ्रू या फिर ब्रेसिंग के थ्रू, बट कंप्लीट रप्चर के अंदर सर्जरी प्रेफर की जाती है। ऑल्सो इट कुड बी क्योर्ड विदाउट सर्जरी, अगर पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहता तो कंजर्वेटिवली उसको ट्रीट कर सकते हैं। सर्जरी के अंदर या तो उस लिगामेंट की रिपेयर करी जाती है जो कि लिगामेंट रप्चर हुआ है, नहीं तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे अभी हम इसमें। स्ट्रैपिंग, स्ट्रैपिंग के थ्रू कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस लेवल की इंजरी है। सो स्ट्रैपिंग के थ्रू इमोबिलाइजेशन दे दी जाती है उसे 3 वीक्स के लिए, जिसकी वजह से वो पार्शियल वेट बियर कर सकता है क्रचेस के ऊपर, क्रचेस के साथ। ओके,
और वो भी इंजरी के 3 दिनों बाद, इमोबिलाइज़ेशन के 3 दिनों बाद अलाउ किया जाता है पेशेंट को फॉर पार्शियल वेट बेयरिंग, और उसे पार्शियल वेट बेयरिंग वाली गेट सिखाई जाती है विद द हेल्प ऑफ क्रचेस। बट फुल वेट बेयरिंग बिल्कुल भी नहीं उसको करने को कहा जाता जब तक पेन है। नाउ, डेली ओपन टैपिंग मतलब एक ऐसी टैपिंग करना जो डेली ओपन करना पड़े, बिकॉज़ इसके अंदर पेशेंट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट लेता है आइस व्हर्लपूल के अंदर फॉर 20 टू 30 मिनट्स। सो उसके लिए उसे रेगुलरली इसे टेपिंग को ओपन करना पड़ता है। दिस इज़ द कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है कास्ट ब्रेस टेक्निक। इसके अंदर ब्रेसिंग की जाती है पेशेंट के कास्ट की फॉर अर्ली मोबिलाइजेशन। इसकी वजह इसे क्यों किया जाता है पेशेंट के ऊपर, क्यों प्रेफर किया जाता है, ताकि जल्दी से पेशेंट मोबिलाइज कर सके खुद को और किसी भी तरह की एट्रोफी ना आए, ना ही कोई एडेशन बने। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 से 4 हफ्तों के लिए जब उसका पैर इमोबिलाइज्ड होगा तो एट्रोफी आ सकती है सराउंडिंग मसल्स के अंदर, या फिर जो भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं, या फिर एडेशंस बन सकते हैं। तो ये सब कुछ ना हो, इसी वजह से उसे ब्रेसिंग करवाई जाती है। एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग toe movements, limb elevation, pulsed ultrasound, cryotherapy are effective in reducing pain, edema, inflammation. Strong toe movements ये active toe movements होती हैं। Patient को is advised to move his toes. Limb elevation is also advised to the patient. Pulsed ultrasound is used for the treatment. Cryotherapy is also used. ये सब पेन रिड्यूस करते हैं। दिस इज द ब्रेसिंग टेक्निक फॉर द एंकल जॉइंट sprain. नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन। पेशेंट की मोबिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार इंजरी होने के बाद उसका बैलेंस भी वीक हो जाता है। एंकल जॉइंट की जो बाकी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, और पेशेंट के गिरने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए मोबिलाइजेशन करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोबिलाइजेशन स्टार्टिंग इज always from active. पहले patient is advised to do active ranges after the cast is removed or is at the stage of being removed. उस टाइम पर पेशेंट की रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट्स स्टार्ट कर दी जाती है। नाउ दिस पैसिव मूवमेंट्स आर ऑलवेज इन पेन फ्री रेंज। जहाँ उसे पेन हुई उस रेंज तक नहीं जाना, पेन फ्री रेंज तक उसकी पैसिव मूवमेंट्स करनी है। स्लोली एंड steadily on progressing, deep friction massage is also done to prevent any adhesions, बिकॉज उसका जो एंकल होगा वो इमोबिलाइज होगा, एडेशंस बनने के बहुत चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से डीप फ्रिक्शन मसाज इज ऑल्सो गिवन। देन thermotherapy is also given if there is no edema. If there is no edema, then only thermotherapy is given, otherwise it's not given. Ultrasonic therapy is very beneficial in this because इसके अंदर ligaments की वो रिकंस्ट्रक्शन को एनकरेज करती है अल्ट्रासोनिक थेरेपी। लास्ट में जब पेशेंट के हल्की सी स्ट्रेंथ आ जाती है, देन और उसको हम बोलते हैं कि एक्टिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज वो करना शुरू कर दे। एंड मोस्ट ऑफ द emphasis is given on the lateral group of muscles. After that, full weight bearing should be started after 6 weeks. 6 weeks से पहले वो वाला प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है जो हमने पीछे पढ़ा। स्टार्टिंग पहले एक्टिव मूवमेंट से होंगी, देन रिलैक्स्ड पैसिव, फिर प्रोग्रेस करेंगे हम लोग एक्टिव असिस्टेड पे। लास्ट में फुल वेट बेयरिंग इज डन। एंड टू बी ऑन सेफर साइड, फुल वेट बेयरिंग क्रचेस के साथ पहले स्टार्ट करवानी चाहिए, उसके बाद पेशेंट को क्रचेस के बिना करवानी चाहिए। नाउ, री-एजुकेशन हर स्टेज में ज़रूरी है, बिकॉज़ उसे अपना खुद का वेट ट्रांसफ़र करना आना चाहिए। ही शुड नो द नॉर्मल पैटर्न ऑफ गेट, बिकॉज़ इतने टाइम तक पैर अगर उसका बंधा रहेगा तो ऑब्वियसली ही इज़ अंडर कॉन्फिडेंस फॉर हैविंग अ प्रॉपर पैटर्न ऑफ गेट। देन ऑन अचीविंग दिस, टो स्टैंडिंग पेशेंट को कही जाती है। टो स्टैंडिंग से स्ट्रेंथनिंग होती है फुट के इंट्रिंसिक मसल्स की। हील स्टैंडिंग कही जाती है, ऑल्सो इससे भी ये इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। देन वॉकिंग इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू द पेशेंट। एंड स्पीडी कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज लाइक जॉगिंग, जॉगिंग पेशेंट को कही जाती है करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज थेराबैंड के थ्रू या फिर नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पेशेंट को रिकमेंड कर दी जाती है करने के लिए टू डेवलप द स्ट्रेंथ इन दी रप्चर्ड लिगामेंट्स।
एंड आफ्टर दिस पीरियड पेशेंट जो है वो वॉक करना शुरू कर देता है, ही स्टार्ट्स जॉगिंग, रनिंग एंड देन हिज कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो डेवलप्ड. Thank you. Support us.